आपके लिए जेंटल पेरेंटिंग का क्या मतलब है? देखो, पेरेंटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है और जेंटल पेरेंटिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें बच्चों को अनकंडीशनल लव देकर और पॉजिटिव तरीके से बात करते हुए, फ्रीडम और रेस्पेक्ट देते हुए, बाउंड्रीज और रूल्स बनाकर फर्मली फॉलो करते हुए बच्चे रेज कर, और ऐसे बच्चे रेज हों जो कॉन्फिडेंट, मेंटली स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और हैप्पी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बच्चा आपका टीवी देख रहा है और आपको उससे टीवी ऑफ करवाना है और फिर उसे पढ़ने में, तो आप उससे इस तरह से ना कहें कि टीवी बंद करो, इतनी देर से टीवी देख रहे हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ोगे कब तुम। तो आपको इस तरह से नहीं बोलना। आपको क्या करना है कि आप बच्चे से प्यार से बोलिए कि हम 5 मिनट्स में टीवी ऑफ करेंगे, और बेटा मुझे पता है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, लेकिन इसे अब हम कल देखें और अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, जो भी एक्टिविटी आप करवाना चाहते हैं। तो इससे बच्चे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस। आई थिंक हम पेरेंट्स यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं कि हम हमेशा अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं विभा मैम से, जो माँ ऑन ड्यूटी की फाउंडर हैं एंड शी इज़ अ लेडी जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेरेंटिंग स्टाइल्स को एक्सप्लेन करती हैं। सो आज हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं अबाउट पेरेंटिंग, अबाउट फादर्स रोल इन पेरेंटिंग, टीनेजर पेरेंटिंग एंड अ लॉट मोर. So let's listen from her perspective what gentle parenting is and how we can actually nurture our kids. If you still haven't subscribed to my channel, please do hit the subscribe button and hit the notification bell for more such content, and like the video if you really like it. Hi Vibha ma'am. हेलो हेलो डॉक्टर गरिमा। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक ग्रैंड मॉम से आज बात करने वाली हूँ अबाउट पेरेंटिंग, एंड आई नो यू विल बी गिविंग अस अ न्यू इंसाइट। एंड आप मुझे बताइए कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी माँ ऑन ड्यूटी की, एंड कौन सी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि एट दिस एज नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग. मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो कोई भी आसपास फैमिली या रिलेटिव्स में से या फ्रेंड्स में से किसी को भी कोई पेरेंटिंग में इशू होता था, जैसे स्टडीज़ को लेकर या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम होती थी, तो मैं उनकी हेल्प करती थी और बाय गॉड्स ग्रेस उनको सॉल्यूशन भी मिल जाते थे, और धीरे धीरे ये मेरा पैशन बनता चला गया। वैसे मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है लेडी यूनियन कॉलेज दिल्ली से। तो आपका क्वेश्चन ये था कि माँ ऑन ड्यूटी कैसे स्टार्ट हुआ। यस. तो मेरा बेटे का लॉ स्कूल में एडमिशन हुआ और मैं बहुत फ्री रहने लगी। तो मेरी छोटी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा कि मम्मा आगे के क्या प्लान्स हैं। तो मैंने उसको कहा कि बेटा मुझे पेरेंट्स की हेल्प करना बहुत पसंद है और मैं अब पेरेंटिंग में ही कुछ करना चाहती हूँ। तो आप ये सोचो कि जैसे यूनिवर्स मेरी सारी बातें सुन रहा था। और मैंने येल यूनिवर्सिटी से पेरेंटिंग का कोर्स किया सबसे पहले। सोशल मीडिया का तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मेरे तीनों बच्चों ने मिलकर माँ ऑन ड्यूटी बनाने में मेरी हेल्प की, और धीरे धीरे मुझे पेरेंट्स का बहुत प्यार मिलने लगा, और आज सोशल मीडिया पर मेरी माँ ऑन ड्यूटी फैमिली 8 लाख की हो चुकी है। मेरा सफ़र चल रहा है और मैं आगे पेरेंटिंग में ही मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। वेरी नाइस मैम, आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं हमारे लिए. आपके लिए जेंटल पेरेंटिंग का क्या मतलब है मैम? देखो, पेरेंटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है और जेंटल पेरेंटिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें बच्चों को अनकंडीशनल लव देकर और पॉजिटिव तरीके से बात करते हुए, फ्रीडम और रेस्पेक्ट देते हुए, बाउंड्रीज और रूल्स बनाकर फर्मली फॉलो करते हुए बच्चे रेज करना, पेरेंटिंग करना, और ऐसे बच्चे रेज करना जिनका बच्चों से पेरेंट्स से बहुत अच्छा कनेक्शन हो, और ऐसे बच्चे रेज हों जो कॉन्फिडेंट, मेंटली स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और हैप्पी हों, और पेरेंट्स देश को ऐसी युवा पीढ़ी दे पाएँ जो देश के नाम को आगे ले जा पाएँ। ये आपने बहुत सही कहा. अदरवाइज हम जेंटल पेरेंटिंग में हमेशा ये फर्म रूल्स एंड बाउंड्रीज नहीं सुनते हैं. वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो पेरेंटिंग। आप उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए कि हमें कैसे बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, कौन कौन से फर्म रूल्स लगाने चाहिए, एंड विद प्रॉपर कनेक्शन. यस. पेरेंटिंग के लिए जब आप बच्चों के लिए बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, तो आपको एक काम लीडर की तरह बिहेव करना है।
आप बच्चों के लिए रूल्स और बाउंड्रीज सेट कर रही हैं, उन्हें पनिश नहीं कर रही हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स बनाते हैं, लोगों की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक रूल्स बनते हैं, तो जो टू व्हीलर वाले ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए हेलमेट कंपलसरी होता है, और जो कार ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए सीट बेल्ट कंपलसरी होता है, और ये उन लोगों की सेफ्टी के लिए होता है, चालान काटने के लिए नहीं होता। तो आपको जब भी बाउंड्री सेट करनी है तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और हर फैमिली के लिए, हर बच्चे के लिए रूल्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि बच्चे यूनिक हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको अपने बच्चा आपका टीवी देख रहा है और आपको उससे टीवी ऑफ करवाना है और फिर उसे पढ़ने बैठाना है, तो आप उससे इस तरह से ना कहें कि टीवी बंद करो, इतनी देर से टीवी देख रहे हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ोगे कब तुम। तो आपको इस तरह से नहीं बोलना है। आपको क्या करना है कि आप बच्चे से प्यार से बोलिए कि हम 5 मिनट्स में टीवी ऑफ करने वाले हैं, और बेटा मुझे पता है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, लेकिन इसे अब हम कल देखेंगे, और अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, जो भी एक्टिविटी आप करवाना चाहती हैं। तो इससे बच्चे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस जाएंगे। दूसरा, अगर आप बच्चे को शेयरिंग सिखाना चाहती हैं सिबलिंग के साथ या फ्रेंड के साथ, तो और दोनों बच्चे खेल रहे हैं तो, और उन्होंने झगड़ा कर दिया, तो आपको उस समय ये नहीं कहना है कि दोनों टॉय से नहीं खेल सकते, हर वक्त झगड़ते हो, हर वक्त शेयरिंग नहीं करते हो। तो आपको दोनों बच्चों से ये कहना है कि दोनों बच्चे प्यार से खेलो टॉय के साथ। आपको बच्चे को ये सिखाना है कि क्या क्या करना है, ये नहीं सिखाना कि क्या क्या नहीं करना है। नो लिस्ट नहीं बनानी, यस लिस्ट बनानी है। आई थिंक हम पेरेंट्स यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं कि हम हमेशा अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि ये मत करो। यस, और हम ये नहीं कहते कि ये करो। राइट, ये बहुत ज़रूरी है सब। दूसरा, बाउंड्रीज तभी इफेक्टिव रहती हैं जब आप कंसिस्टेंट रहते हो। ये नहीं है कि आज ये बिहेवियर ओके नहीं है और कल ये बिहेवियर ओके है क्योंकि आप थकी हुई हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। हर हाल में आपको कंसिस्टेंट रहना है। अच्छा, नेक्स्ट है कि बाउंड्रीज का आपको फॉलो थ्रू कैसे करना है। अब मैंने आपको एक टीवी ऑफ करने का एग्जांपल दिया था। अब मान लेते हैं कि आपने टीवी ऑफ करने की कोशिश की और बच्चे ने टेंट्रम्स थ्रो करने शुरू कर दिए, वो रोने चिल्लाने लगा, तो आप बच्चे से ये कहेंगी कि देखो, अगर आपने अभी टीवी ऑफ नहीं किया तो आपका कल का स्क्रीन टाइम कैंसिल है, आपको कल को टीवी टाइम नहीं मिलेगा अगर आप और देखना चाहते हो, और अगर आप अभी ऑफ कर दोगे तो आपको कल का टीवी टाइम मिलेगा। इससे बच्चे को पता चलेगा कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं और वो अपने आप को प्रिपेयर करना सीख जाएगा। तो आपको बहुत काइंडनेस के साथ बाउंड्रीज और रूल्स सेट करने हैं, लेकिन बच्चों के टेंट्रम्स के आगे घबराना नहीं है। ये टेंट्रम से ही तो घबरा जाते हैं। अभी बंद करा, बच्चे ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, 15 मिनट हो गए, इतना सर दर्द कर दिया कि सोचा यार अब दो ही। और जैसे मैं आपको इससे पहले भी बता रही थी, मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ मेजर लड़ाई इस बात की है। वो कहते हैं तू उनको करने दे ना, तू उनको टीवी देखने दे, तू भी अपना एंजॉय कर, उनको भी करने दे। और मुझे होता है कि नहीं मैं उनके साथ लग जाऊंगी। तो कहते हैं कभी कभी दे दे, कभी कभी मत दे। फिर वही आपकी बात आ गई, कंसिस्टेंट रहना है, बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना है। वो हो सकता है हॉलीडेज चल रही हैं, आप कोई मूवी दिखाना चाहते हैं या बच्चे थोड़ा सा और स्क्रीन देख रहे हैं तो वो ओके है, लेकिन जब उनके वर्किंग डेज चल रहे हैं तब आप ये नहीं कर सकते। राइट, एंड आपने जैसे बोला कि बाउंड्रीज सेट करते हुए बच्चों को रीडायरेक्ट करना, एंड आपने रीडायरेक्ट का भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर आज नहीं बंद करोगे तो कल को नहीं मिलेगा, एंड उनको दूसरी अब एक्टिविटी क्या करनी है वो समझाना कितना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल। बच्चे क्या बड़े भी मोबाइल से एडिक्टेड हैं, और इसमें मैंने ना बहुत पेरेंट्स की हेल्प की है और बहुत पेरेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्क्रीन टाइम आपको लिमिट करना है कि कितना आपको स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। अब मान लिया हमने फॉर एग्जांपल बच्चे को कहा कि आपको 30 मिनट्स स्क्रीन टाइम अलाउड है दिन में 2 बार, मोबाइल प्लस टीवी। अच्छा, वैसे WHO ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो पेरेंट्स एज वाइज गूगल करके देख सकते हैं। दूसरा, आपको होमवर्क के अलावा आप बच्चे को क्या स्क्रीन ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। जैसे आप बच्चों को
ड्राइंग, कलरिंग, क्ले मॉडलिंग या क्राफ्ट वर्क, या आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कराएं, डांस, स्विमिंग, म्यूज़िक। अब इससे क्या होगा कि बच्चे स्क्रीन से दूर भी रहेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप बच्चे में रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करें। छोटे बच्चे हैं तो आप उनको स्टोरीज सुनाएं। अब स्टोरी सुनाने में भी आप उनको कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि वॉइस मॉड्यूलेशन करें, स्टोरी को इंटरेक्टिव बनाएं। और अगर बड़े बच्चे हैं तो उन्हें बायोग्राफीज दें, उनके रोल मॉडल्स की, उनके इंटरेस्ट की। अच्छा, इसके अलावा आप फैमिली एक्टिविटी करें, पूरी फैमिली मिलकर गेम खेलें, वीकेंड्स पे खेल लें या शाम के टाइम आप कोई गेम खेल लें, जैसे आपके स्क्रैबल हो गया, पिक्शनरी हो गई। पहले Business हम हो लोग गया। मुझे याद है हम लोगों के टाइम पे कल्चरल्स। बहुत सारे गेम्स हम ये लोग खेलते थे। आज के टाइम पे तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। सबको है एक डिनर टेबल पे देख लो, सारे के सारे अपना मोबाइल्स लेके बैठे हैं, बच्चे अपना टैब देख रहे हैं, बड़े अपना खाना खाते हुए फ़ोन स्क्रॉल तो कर रहे हैं। आपको फैमिली रूल बनाना है कि आप जब डिनर कर रहे हैं तो आप एक बास्केट रख लें कि सबको खाना तभी मिलेगा जब बास्केट में मोबाइल रख दोगे। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि बच्चों को पेरेंट्स के साथ खेलना इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो मोबाइल उठाएंगे नहीं। हम पेरेंट्स की ही गलती है। आई सो एग्री विद दिस। यस यस यस, आई थिंक हम पेरेंट्स ही इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हम खुद टीवी पे लगे होते हैं, खुद स्क्रीन्स पे लगे होते हैं। आजकल हमारा ज़्यादातर काम फ़ोन पे हो रहा होता है। एंड जब वो हमें देखते हैं यही सब करते हुए, तो वो वही सब करते हुए देखते हैं। हमने अपने पेरेंट्स को देखा था ज़्यादातर काम करते हुए, ठीक है, बाहर वॉक करते हुए। अब वो सब वो हमें नहीं देख रहे हैं, तो आप रोल मॉडल हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि बच्चे आपको देख के कॉपी करते हैं। मैम जब बच्चे टीनेजर्स के आसपास हो जाते हैं तो पेरेंट्स को अपना अप्रोच चेंज करना पड़ता है। सो कैसे उस टाइम पे बच्चों का रिबेलियस नेचर भी बहुत ज़्यादा बन जाता है अराउंड 8 9 10। उस टाइम पे कैसे पेरेंट्स संभालें, होल्ड करें, कनेक्ट करें। और उस बीच में बच्चे झूठ भी बहुत बोलना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स से। तो कैसे ऐसा कनेक्शन बनाएं कि वो कुछ भी हो घर आए, ज़रूर आए। देखो, जब टीनेज के करीब आते हैं बच्चे तो एक तो हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाता है उन्हें लगता है कि उनका फ्रेंड सर्कल उन्हें एक्सेप्ट करे, वो अपने ग्रुप में फिट इन हो जाएं। और दूसरा क्या होता है कि उन्हें पेरेंट्स से वो सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले उनका ओन स्पेस चाहिए उन्हें। बच्चे चाहते हैं कि वो अकेले अपने कमरे में रहें, तो आप उनके स्पेस की रिस्पेक्ट कीजिए। अच्छा, दूसरा, अगर वो आपको मोबाइल या लैपटॉप का पासवर्ड नहीं देना चाह रहे हैं तो रहने दें, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ना करें। अब आपको उनके स्पेस की रिस्पेक्ट करनी है, तभी वो आपसे कनेक्शन बनाएंगे और तभी वो रिस्पेक्टेड फील करेंगे। आप उनका ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें, लेकिन थोड़े डिस्टेंस के साथ। दूसरा, फिर वही आता है कि फैमिली एक्टिविटी ज़रूर करें। अच्छा, जितने भी टीनेजर्स होते हैं उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद होती हैं, एडवेंचर पसंद होता है। एनर्जी आती है ना बॉडी में एनर्जी आती है तो उन्हें एनर्जी चैनलाइज करनी होती है, तो उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। उन्हें आप ट्रैकिंग के लिए ले जाएं, नेचर एक्सप्लोर कराएं, फैमिली एक्टिविटीज़ ज़रूर करें उनके साथ। अच्छा, उनकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें। क्या होता है, हम ना जैसे ही टीनेजर आता है तो हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, कहाँ था, कौन सी फ्रेंड थी, कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, इतनी देर से बात कर रहे थे आप फ़ोन पर। तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है कि हमें इतने सारे क्वेश्चंस उनके साथ नहीं करने। पेशेंस रखिए, बच्चा भी आपको सारी बातें बताएगा। एक तो क्या है, टीनेजर जो है वो अभी पूरी तरह एडल्ट नहीं हुए ना, वो बच्चे रहे हैं। बिल्कुल। एज बीच वाली एज होती है, यही बोलते हैं कि इट्स वेरी ट्रिकी एज। तो वो अभी खुद को ही खोज रहे हैं, वो खुद की आइडेंटिटी देख रहे हैं कि वो क्या हैं। दूसरा क्या है कि आपको टीनेजर्स की ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए घर के जो भी काम हैं आपके, क्योंकि इस समय क्या है, टीनेजर को पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, उसे इम्पोर्टेंस चाहिए घर में। और जो भी वो ओपिनियन दे उसमें से कोशिश करें कि थोड़ी सी इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें अपने टीनेजर के साथ कि आपको लाइफ में फेलियर कब आया, कैसे आया,
और उसे आपने कैसे टैकल किया, उससे भी वो आपसे कनेक्टेड फील करेगा, इमोशनली जुड़ेगा। दूसरा, आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। आप उससे बैंक का काम करवा सकते हैं, मार्केट से सामान मंगवा सकते हैं। उससे उसे ये लगेगा कि पेरेंट्स मुझे ट्रस्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल भी बनेगा और आपके नज़दीक भी आएगा। अच्छा, अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि बच्चे झूठ बोलते झूठ हैं। बहुत बोलते हैं, बच्चे बिल्कुल झूठ ये बहुत एज बोलते पे, हैं। यस। तो बच्चा पहली बार कब झूठ बोलता है? वो तब झूठ बोलता है जब उसने पास्ट में कभी कोई बात आपको बताई थी और उसकी बात सुनकर आप उस पर खूब चिल्लाए, डांटा, खूब मारा, तो उसके बाद उसने अपनी सच बात बतानी आपको छोड़ दी। तो इसके लिए क्या है कि आपको पेशेंट लिसनर बनना है। जब भी बच्चा कोई प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया, चाहे उसकी ही गलती आपको लग रही है कि इसकी ही गलती ज़्यादा है, तब भी आप शांति से उसकी बात सुने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, तभी वो आपको अपनी बात बताएगा। उसी टाइम रिएक्ट ना करें कि ये कैसे कर दिया, ये तो तुम बहुत गलत थे, ऐसे थे, वैसे थे, ये सब नहीं करें। आप रात का इंतज़ार करें, या तो उसी रात को आप उससे बात करें कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, या फिर अगले दिन किसी दिन पर टाइम पर बात करें। उसको क्या होगा, उसे ना रिस्पेक्टेड फील करेगा, आप पर ट्रस्ट बनेगा। और हमारा क्या होता है कि हमें तो जैसी कोई चीज़ पता चली, हमें पता है वो गलत है, हम एकदम से इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। या कई पेरेंट्स एक टड़ाक मान लिया स्कूल से टीचर का फ़ोन आ गया कि जी आपके बच्चे की फाइट हो गई। अब हम तो बस इसी बात पर हमने तो कहा अच्छा फाइट कैसे हो गई भाई तेरी। हम ये सुनते ही नहीं है कि उसकी भी सुने कि हुआ क्या था, स्टार्ट कैसे हुआ था। आजकल इतने ज़्यादा टीनेजर्स भी और यंग एडल्ट्स इतना ज़्यादा सुसाइड में इसीलिए शायद जा रहे हैं। एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, अब मुझे जगह नहीं याद आ रही, कि उसको लगा कि मेरी मम्मी डांटेंगी क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए थे। ठीक है, मतलब ऐसे केसेस इतने बढ़ रहे हैं, कोटा में इतने हो जाते हैं सुसाइड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड उसमें आपको क्या लगता है इसमें व्हाट वी पेरेंट्स आर लैकिंग? कनेक्शन। हम एकेडमिकली प्रेशराइज तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे से कनेक्शन नहीं बना पाए कि वो हमें सारी बात बता पाए। देखो, हम बच्चे की इसका मतलब लाइक और डिसलाइक नहीं देख पा रहे हैं, बच्चों को स्टडीज़ में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हम उसे नहीं देख पा रहे। हम ना इन जनरल कह देते हैं, नंबर सिर्फ मार्क्स देखते हैं, एफर्ट्स तो हम बच्चे के देख नहीं रहे। रिजल्ट देखा, अच्छा तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, मारने लगते हैं, डांटने लगते हैं, लेकिन हम रूट कॉज पे नहीं पहुंचते। हो सकता है बच्चे को वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है और वो आपको बता भी नहीं पा रहा है, उसे भी शायद समझ नहीं आ रहा, उसे भी लग रहा है क्योंकि पेरेंट्स सारे दिन ये कह रहे हैं तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तो उसे भी यही लग रहा है हाँ मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा। और कुछ मुझे लगता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चा इंजीनियरिंग करे, बच्चे की एक्सपेक्टेशन है कुछ और, कि मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, एंड वी पेरेंट्स स्टार्ट फोर्सिंग द चाइल्ड, फिर वो बच्चे से होता नहीं है, एंड दैट स्ट्रेस लीड टू समवेयर एल्स। अब मैं इसमें तुम्हें बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगी अपनी घर की। तो मेरे बेटे ने पहले 11th में साइंस साइड लिया और उसका मन था कि वो इंजीनियरिंग करे, फिर उसने साथ साथ थिएटर भी ले लिया क्योंकि वो प्रोफाइल बिल्ड करना चाहता था। अब जब उसने वो थिएटर में बहुत बढ़िया करने लगा, उसे NSD से भी अवार्ड वगैरह मिले। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो साइंस के साथ आप थिएटर बहुत मुश्किल है कि आप थिएटर आप उसके साथ करो, फिर वो कोप अप नहीं कर पा रहा था। बहुत कोशिश करी उसने 11th में कि भाई हो जाए, लेकिन बाकी सारे उसके फ्रेंड्स जितने भी थे वो सब कॉमर्स से थे। अच्छा, वो लोग बुक सारे साथ ले जाते थे और वो साथ मिलकर पढ़ भी लेते थे। कॉमर्स में, साइंस में इट्स नॉट पॉसिबल, और साइंस में प्रैक्टिस भी ज़्यादा लगेगी, तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो फिर उसने एक दिन ये कहा कि मम्मा बहुत परेशान हूँ मैं, और मैं जो है साइंस और थिएटर दोनों एक साथ नहीं चला पा रहा हूँ, तो मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ। तो पहले मेरे को भी शौक लगा कि अच्छा, मैंने कहा एक बार और ट्राई करके देख लूँ कि तुम इतनी मेहनत कर रहे थे। तो फिर उसने कहा नहीं मम्मा, नहीं सही हो रहा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने अपना एप्लीकेशन ली और जाकर मैं एप्लीकेशन दिया कि ठीक है अब आप थिएटर पे चलो। तो आपको ये सब डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपने फिर उसका स्कूल छुड़वाया? नहीं, सेम स्कूल में स्कूल चलता रहा, स्कूल चलता रहा। कॉमर्स के साथ किया आपने शिफ्ट? हाँ, 12th में उसने कॉमर्स ले ली, 11th उसके पास साइंस था। तो मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पेरेंट्स में होनी चाहिए कि समझ पाएँ कि
एंड फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो उसका बच्चा इतना अच्छा कर गया, मेरा बच्चा नहीं करा? ये आजकल आप मैम बिलीव नहीं करेंगे, मेरी डॉटर से सेकंड स्टैंडर्ड में है एंड इतना कंपटीशन है मॉम्स में, इतना ज़्यादा, मतलब एक कोई छोटा भी स्कूल में टेल शो एंड डू हो जाए ना, मॉम्स इतने बड़े बड़े प्रॉप्स के साथ और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ भेजती है, मेरा बच्चा आगे रहना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि क्या यार, चिल मारो, इट्स ओके, बट नहीं, इतना कंपटीशन है। और मतलब जो माएँ भेज नहीं पाती प्रॉप्स बना बना के, ठीक है, उनके फिर बच्चे थोड़े से पीछे रह जाते हैं, फिर उनको कॉम्प्लेक्स आता है कि मम्मी, उसकी मम्मी ने तो इतना बड़ा प्रॉप बना के भेजा था, आपने तो मुझे कुछ बना के ही नहीं भेजा। वो कंपटीशन की वजह से भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, हम प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को। हाँ, ये है। लेकिन देखो, हर पेरेंट को ये समझना चाहिए कि बच्चा यूनिक है और आपके बच्चे के अंदर भी कुछ और नई चीज़ें हैं। हो सकता है दूसरा बच्चा किसी और फील्ड में जा रहा है, आपका बच्चा कुछ और करे। आपके बच्चे के अंदर ड्राइंग अच्छी हो सकती है, या हो सकता है पोएट हो सकता है वो डांस करना चाहे, दूसरा बच्चा कुछ और करना चाहे, तो इसमें डिफरेंस हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपने घर की, कि मेरी दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं और बहुत ड्राइंग में उन्होंने प्राइजेज़ लिए। तो उनको देखते हुए मेरे को, अपने बेटे को भी लगा कि भाई तुम भी ड्राइंग करो। अच्छा, उसका ड्राइंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो खेलता बहुत है और ड्राइंग उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या से थर्ड का शायद पेपर होगा, तो थर्ड में ड्राइंग्स बनानी आनी शुरू हो जाती हैं। साइंस में आपको ड्रॉ करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो बेटियां हमेशा, मतलब पूरा थ्योरी करने के बाद ड्राइंग की प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने जब इसकी हो गया, सारा थ्योरी तैयार हो गई, तो मैंने उसको बोला कि कुछ बेटा आप भी थोड़ा ड्रॉ कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बोले आप क्वेश्चन पेपर आपने ठीक से नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा अच्छा क्या है क्वेश्चन पेपर में? कि वहाँ लिखा है ड्रॉ एनी स्टेम, ड्रॉ एनी रूट, और मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि स्टेम आएगा तो मैं पोटैटो बनाऊंगा। इजी वाला बनाऊंगा। तो वो हो सकता है ना कि बच्चा दूसरी तरीके से सोच रहा है और हम दूसरी तरीके से। वही है, यही हमें समझना चाहिए कि बच्चा की क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है। यही मैं बताऊंगी, मेरी डॉटर जो है उसको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं इतने पैसे खर्च कर चुकी हूँ, उसको इतनी सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में डाली, बट सबसे 2-4 क्लासेस करके वापस आ जाती थी। तो आई रियलाइज्ड कि उसका फिजिकल एक्टिविटी की तरफ मैं कुछ भी कर लूँ नहीं इंटरेस्ट है। वैसे पार्क वाक में खेल लेगी, बट जैसे बास्केटबॉल हो गया, स्केट्स हो गया, एंड शी इज़ वेरी ब्रेनी। तो उसका मन है कि मैं बैठूं और मैं ब्रेन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करूं। तो आई पुट हर इन चेस। नाउ शी इज़ डूइंग सो गुड इन चेस। देखो, बच्चा अभी छोटा है, बच्चे को खुद ही नहीं पता कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। वो अगर आप उससे पूछोगे कि तुम्हारा कहाँ इंटरेस्ट है, नहीं बता पा रही थी वो, कैसे बता पाएगी? राइट, उसे खुद ही नहीं पता अपने बारे में। बिल्कुल। ये तो आपको ट्रायल और एरर के साथ आप निकालोगे कि भाई क्या करना है। बिल्कुल। और यही ट्रायल एंड एरर के साथ ही मैंने इवैल्यूएट किया, इतनी सारी क्लासेस में डाल के समझ आया कि नहीं, उससे नहीं हो रही है फिजिकल एक्टिविटीज़ की कोई भी क्लास, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो उसको मैं हमेशा से नोटिस करती थी, उसको इंटरेस्ट होता था बैठ के आराम से कुछ काम करो, कुछ दिमाग से रिलेटेड कुछ पढ़ो। सो दैट्स वाई आई चोज के हम उसे चेस में डालना चाहिए, दिमाग भी लगता है, आराम से बैठने वाला है, ज़्यादा वो नहीं है। सो आई थिंक वी पेरेंट्स नीड टू बी मोर, दूसरों के दूसरों को नहीं देखना आपने। फिर वही बात आ गई ना, देखो ये पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा है कि कंपेयर नहीं करो। तो सिर्फ बच्चों को ही नहीं कंपेयर करना, हमें पेरेंट्स को भी आपस में कंपैरिजन नहीं करना कि भाई हम रिलेटिव से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं कि भी मेरी कज़न की लड़की ये कर रही है, हाँ मेरा बच्चा नहीं कर मेरा रहा। बच्चा नहीं कर रहा। आधी माएँ तो इसी चक्कर में मारी हुई हैं आजकल, कि यही टेंशनों में कि वो बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा नहीं कर रहा है। सबके बच्चे अच्छे करेंगे लेकिन डिफरेंट फील्ड्स में। मैम, आज की पेरेंटिंग और 20-25 साल की पुरानी पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है? लाइक आपके बच्चे बहुत बड़े हैं और आज की पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है? और आपकी पेरेंटिंग में तो एक थप्पड़ चलता था, आज तो चलता नहीं है। देखो, जो पुरानी पेरेंटिंग थी उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते थे। बिल्कुल। उनको ये लगता था कि बच्चे एक बार में कहना माने, हाँ, और उन्हें बच्चे की बिल्कुल नहीं सुननी। आई एग्री। वो जो कभी खुशी गम वाले अमिताभ बच्चन है, उनका ये मैंने जो बोल दिया मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया।
लेकिन आजकल की पेरेंटिंग में बच्चे की लाइक्स डिसलाइक्स सब पेरेंट्स देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या था कि पेरेंट्स को जो डिसिप्लिन करने का तरीका आता था वो सिर्फ पनिशमेंट था, डांटना, मारना, चिल्लाना। इसके अलावा उन्हें डिसिप्लिन का कोई तरीका पता भी नहीं था। शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स से ऐसे ही सीखा था या आसपास उन्होंने सब लोगों को यही करते हुए देखा था। लेकिन अब पेरेंटिंग में अवेयरनेस है। अब बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि लोग पेरेंटिंग पर इतना काम कर रहे हैं और पेरेंटिंग सीखनी ज़रूरी है अच्छे बच्चे रेज करने के लिए और अपनी टेंशन्स कम करने के लिए और एक घर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए। आपको पेरेंटिंग सीखनी चाहिए, ज़रूर सीखनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या था कि जॉइंट फैमिलीज़ थी पुराने टाइम में, तो पेरेंट्स को जो है एक्सटेंडेड फैमिली की हेल्प मिल जाती थी बच्चे को रेज करने में। और एक सेइंग भी है ना कि एक बच्चे को पहले पूरा गांव मिलकर पालता था, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और उनको बहुत चैलेंजेस हैं। अच्छा, एक डिफरेंस और था कि पुराने टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं था कहीं भी, तो बच्चे लाइब्रेरीज जाते थे, बुक्स पढ़ते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। बाहर हम इतना खेलते थे, अब वो वाले प्लेस तो रहे वो सब कुछ नहीं है, डिजिटल एज है और बच्चे जो है सारे मोबाइल एडिक्टेड होते जा रहे हैं। पेरेंटिंग अब ज़्यादा टफ है, पहले इजी थी। इतने सारे एरियाज नहीं थे कि जहां आपको बार बार बच्चे को चेक लगाना पड़े। बच्चे खेलने चले गए तो 2-3 घंटे खेल लिए तो कोई बात नहीं। तब पेयर प्रेशर, स्कूल प्रेशर, हर जगह से इस टाइम पे ज़्यादा है। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। एक एक 2-2 बच्चे हैं तो पूरा टेंशन बच्चों पर ही है। एंड पहले तो एक थप्पड़ मार दिया, बच्चा साइड पे बैठ गया, अब उसके लिए आप क्या बोलोगे मैम? एंड आज की जनरेशन में जेंटल पेरेंटिंग में हम तो मारना तो बहुत ही दूर की बात है, हम बच्चों को डांटते भी हैं तो बच्चे ऐसे सहम जाते हैं। सो आपने कैसे रेज किया है? देखो, कई बार क्या होता है कि पेशेंस आप लूज़ करते हो और मैंने भी लगाया है बच्चों को, मैंने भी डांटा है बच्चों को। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने थोड़ा चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है, थ्योरी पढ़ी हुई, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में आपको भी दिक्कत होती है, आप भी पेशेंस लूज़ कर जाते हो। लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को प्रैक्टिस में लाते हो, धीरे धीरे बच्चों को समझने की कोशिश करते हो, तो वहीं पर ही डिफरेंस आ जाता है। एंड आपके अकॉर्डिंगली न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली में किस में बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको शेयर करना चाहूँगी अपना जो मेरा एक अपना ओपिनियन है इस बारे में कि न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा कांस्टेंट पेरेंट के सर्वेलेंस में रहता है, पेरेंट्स सारा दिन करेक्ट करते हैं। जॉइंट फैमिली में बच्चे को स्पेस मिल जाता है। बट अब जॉइंट फैमिली में मम्मी बड़ी परेशान होती है ना, सासें बहुत तंग करती है, ऐसे नहीं ऐसे करो, हमने बोला कि टीवी नहीं देखना, उन्होंने दे दिया, हमने बोला स्क्रीन वो मत देखो, दो चॉकलेट मत दो। इसमें जो अगली बात कहने वाली हूँ वो वहीं पर आते हैं कि जॉइंट फैमिली से बढ़िया कुछ नहीं है अगर आप जॉइंट फैमिली में बच्चे फैमिली रूल्स और बाउंड्रीज के साथ रेज कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से हूँ, मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो इसके लिए ना क्या करना चाहिए कि हस्बैंड 5 मिलके रूल्स बनाएं। जो भी आपके ज़्यादातर रूल्स हैं, स्क्रीन टाइम हो गया, स्टडी आवर्स हो गए या जंक फूड हो गया। ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज में जो लड़ाई है वो जंक फूड पे ज़्यादा लड़ाई है, टीवी पे है। तो क्या होता क्या है कि जब पेरेंट्स ने बच्चे को मना कर दिया कि भाई आइसक्रीम नहीं खानी, उसने दादी दादू से जाके मांग ली, तो वहीं पर ही झगड़े का मुद्दा आ गया। तो उसके लिए करना क्या चाहिए कि पहले तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके रूल्स बना लें, फिर हस्बैंड अपने पेरेंट्स के पास जाएं और वो रूल्स उन्हें बताएं कि हम मम्मा हमने ये रूल्स बनाए हैं और ये फॉलो करने में आप हेल्प कीजिए। उनको अथॉरिटी चाहिए, उन्होंने किया, उन्होंने बच्चे को स्क्रीन टाइम इतना अलाउड किया है, आपको अपनी ईगो पीछे रखनी पड़ेगी कि भाई मैंने किया। वो अथॉरिटी आप अपनी मदर इन लॉ को दे दें, तभी मदर इन लॉ भी खुश, आप भी खुश। आप भी खुश।
अच्छा, दूसरा क्या होता है, उन्हें अपना पेरेंटिंग स्टाइल ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल तो कह दें हाँ जी पहले का पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छा था मम्मा, बहुत बढ़िया था। वो भी चाहते हैं कि आप जो बच्चे हैं उनके ग्रैंड डॉटर्स हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको अच्छी वैल्यूज़ मिले, उनकी अच्छी हेल्थ, तो वो भी नहीं चाहते कि स्पॉइल हों। लेकिन आप दोनों की ईगो क्लैश में सब गड़बड़ होती है, क्योंकि अगर आप मना कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि स्क्रीन टाइम इतना ही देना है, तो फिर ईगो आ जाती है कि आज तो पूरा दिखाऊंगी। और अगर आपने उन्हीं को सब कुछ बना दिया कि स्क्रीन टाइम आप नहीं दिखा रही हैं, आप आइसक्रीम सिर्फ फ्राइडे को खिलाती हैं, एक जंक फूड डे बना लें कि ये आइसक्रीम डे है, ये पिज़्ज़ा डे है, और वो आप सारे घर को बता दें कि ये हमने रूल्स बनाए, लेकिन वो हस्बैंड बताए। वाइफ है तो चुप उनकी ही रहे। उनकी ईगो का ध्यान रखें। वैसे तो देखो मैं ये कहूँगी कि आजकल इन लॉज भी बहुत चेंज हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, पहले वाले नहीं हैं, पहले रिजिड वाले नहीं हैं। लेकिन मैंने अपनी फैमिली में देखा कि मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, और मतलब एक बार मेरी बेटी को एक प्रोजेक्ट मिला था विलेज सीन बनाने का, तो उसमें मेरे सारे देवर और सब इन्वॉल्व हो गए थे, सब ने बनाया। और मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि मम्मी जी आप ना इसके लिए खाट बना दो। उन्होंने इतनी सुंदर उसको बुना ऊन से और ये करके बहुत अच्छा बनाया, इन्वॉल्वमेंट थी ना। और फिर उनको प्रेज़ भी क्या कि देखो कितनी सुंदर बनी है, और प्रिंसिपल ने भी बहुत प्रेज़ किया है। एक्चुअली हम थोड़े ब्लेमिंग मोड में ज़्यादा आ जाते हैं कि हम ना ब्लेम बहुत करते हैं कि आपकी वजह से उसका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, हाँ। या आप दिखा रहे हो, या आपने उसको इतनी चॉकलेट की आदत डाल दी है। देखो आप फैमिली को फैमिली मत समझो, आप सोचो आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, आपका ये ऑफिस है, तो यहाँ पर आपका कोई सिस्टम चलता होगा ना। बिल्कुल, आप सबकी बॉस हैं, सेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का भी एक पूरा करिकुलम होगा कि उन्हें ऐसे करना है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सबको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो आप फैमिली को भी ऐसे ही समझें। मदर इन लॉ हेड है आपकी फैमिली की। आप भी नहीं चाहती कि आपके बच्चे उनसे रिस्पेक्टफुली बात ना करें, या उन्हें प्यार ना करें, या उनका आपस में कनेक्शन ना बने। आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो एक्चुअली तो मदर इन लॉ की वजह से ही बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो घर पर हैं, वो हाँ। देख रही हैं, Yes. एंड शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ। हाँ, नहीं तो नैनीज के बारे में आजकल क्या क्या खबरें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई सो एग्री। यस, सो कनेक्शन बनाना बहुत ही ज़्यादा, मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम, और मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है, मुझे जैसे मैसेजेस भी आते हैं ना, क्लियर कट ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कि मेरी मदर इन लॉ तो मानती ही नहीं है, मेरी मदर इन लॉ तो करती ही नहीं है। सो जहाँ पे वो ब्लेमिंग आ जाती है ना, वहाँ पे आई थिंक ईगो क्लैशेस ज़्यादा होती हैं। सो आई सो एग्री। घर के एनवायरनमेंट से बच्चों की इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मैम, एंड अगर हस्बैंड वाइफ की कोई भी लड़ाई हो तो उससे बच्चे बहुत इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। सो कैसे हम पेरेंट्स को एक ये भी रूल बनाना चाहिए यस, अकॉर्डिंग टू यस, बिल्कुल बिल्कुल। कि बच्चों के सामने ना लड़े, या उनके, या फिर क्या होता है ना, कई बार बच्चे भी अपना फेवरेट मम्मी, मेरे को जैसे मेरे यहाँ पे बहुत है, तो वैसे हर चीज़ के लिए मम्मी फेवरेट है, ठीक है, बट जहाँ टीवी और आइसक्रीम की बात आई वहाँ पापा फेवरेट है। देखो बच्चे बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स हैं, बिल्कुल, आई सो एग्री 100%। उन्हें पता है कि कहाँ पिन पॉइंट है। हाँ, कहाँ किसने देना है। हाँ, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो घर का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, बच्चे की नेचर वो भी घर का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। अब देखो, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग फैमिलीज से आए हैं, अलग अलग तरीके से पले हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, तो डिसएग्रीमेंट तो ज़रूरी होंगे। बस अब पेरेंट्स किन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि जब उनका किसी बात पर झगड़ा हो रहा है या कोई उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो एक तो वो अपनी आवाज़ ऊंची ना करें, दूसरा एक दूसरे की इंसल्ट ना करें, रिस्पेक्टफुल्ली बात करें कि तेरे यहाँ ऐसे होता होगा, मेरे यहाँ ऐसे नहीं होता, ये सब ना बोलें, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करें। सबसे कॉमन यही है जो हमने बोला, तेरे यहाँ से। सही में, बिल्कुल। तो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करें, क्योंकि बच्चे जो है उनके लिए ना आप ही सब कुछ हो,
स्टार्टिंग से उन्होंने मदर देखी है, मदर फीड कराती है, मदर नहला रही है, मदर ही मतलब किसी बच्चे को कुछ हुआ मदर ही दौड़ के जा रही है, या फादर ही देख रहे हैं, फादर ही सब कुछ दिलवा रहे हैं। तो आप पूरी दुनिया हो उनकी, और जब आप झगड़ा कर रहे हो तो छोटे बच्चों का तो ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि ये दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं और एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं। तो उसका बच्चे की मेंटल हेल्थ का कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि ज़्यादातर क्या करते हैं पेरेंट्स, आपस में बहुत झगड़ा करेंगे और फिर एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे। अब आप सोचो कितना कैसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया आपने घर पे। बच्चा बैठा देख रहा है, मम्मी उधर चली गई, पापा उधर चले गए, या फिर मीडिएटर बना लेंगे कि अपनी मम्मी से कहो, अपने पापा से ये बात कहो। अब बच्चे का आप ये सोचो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शेक हो गया, ना वो स्कूल में परफॉर्म कर पा रहा, क्योंकि उसका तो पूरा ध्यान ये है कि मम्मी पापा बात नहीं कर रहे, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, वो तो झगड़े पर ही है। तो यहाँ भी आपको रूल बनाना पड़ेगा कि क्या है कि आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम दे दो अपने आप को दोनों, और अपने अपने ओपिनियंस रखो कि भाई ये मेरा ओपिनियन है और ये मेरा ओपिनियन है, और फिर किसी सॉल्यूशन पर पहुंचो। आज नहीं पहुंचो तो कल पहुंचो, लेकिन इसके लिए आप दोनों को अपनी ईगो एक तरफ रखनी पड़ेगी। फैमिली फर्स्ट, आपको ये मोटो बनाना पड़ेगा, फैमिली फर्स्ट। हम लोग क्या करते हैं कि एकदम से बहुत ज़्यादा लड़े बच्चों के सामने, बात नहीं करी, उसके बाद फिर मैंने ये भी बहुत फैमिलीज़ में देखा है कि बच्चों से ही बोलना शुरू हो जाता है, तेरे पापा ऐसे करते हैं, हाँ, तेरी मम्मी ऐसे करती है। सो पेरेंट्स कैसे अपने आप को उस टाइम पे कंट्रोल करें? इसके लिए यही है कि आपको हमेशा फैमिली फर्स्ट का एक तो मोटो बना के रखना है। आप हमेशा ध्यान रखें कि हमारे लिए फैमिली पहले है, उसके बाद हमें कुछ रूल्स आपको अपने क्रिएट करने ही पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं गरिमा पेरेंट्स कि बच्चों के सामने तो खूब झगड़ा करेंगे और रजामंदी अकेले में कर लेंगे। तो अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा आपने मान लिया कर लिया, तो उसके बाद आप एक दूसरे को सॉरी भी बच्चे के सामने बोल लो। आपको जो भी पैचअप करना है बच्चों के सामने करो, नहीं तो बच्चे ये सोचेंगे मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ते हैं। उनको भी समझ में आना चाहिए कि फैमिली फर्स्ट। और उसके बाद आई थिंक वो उनके लेटर ऑन लाइफ में भी यही रहेगा कि हस्बैंड वाइफ्स तो हमेशा लड़ते ही हैं, या दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ वेरी कॉमन हर एक घर में। आपने ये देखा होगा कि जो डाइवोर्स्ड मदर्स हैं या डाइवोर्स फादर्स हैं, उनके बच्चे भी आगे चल के डाइवोर्स ले लेते हैं। उसमें ज़्यादा ये रिसर्च है कि जो पैटर्न पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न बच्चे फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी एडजस्टमेंट देखा ही नहीं है। राइट, वो पैटर्न क्योंकि वही देखते आए हैं ना, शुरू से लड़ाई हुई, छोड़ दिया, एंड या एक दूसरे में कमी निकालते रहे, ब्लेम करते रहे, ब्लेम की फैमिलीज को ब्लेम करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बच्चों को कुछ समझा नहीं, फिर वही बच्चों को वो ट्रॉमा लेकर ही आगे बढ़ते रहते हैं, और वही ट्रॉमा वो अच्छा, अपने रिलेशनशिप्स में। इसमें ये भी हो जाता है कि मान लिया जो मदर फादर झगड़ा कर रहे हैं, मान लिया फादर ज़्यादा एग्रेसिव हैं, मदर चुप बैठी सुन रही हैं, रो रही हैं। अब बच्चा जिससे ज़्यादा कनेक्टेड होगा उसका ट्रेट वो ले लेगा। अगर वो फादर से कनेक्टेड है तो उसे लगेगा फादर ठीक है, ऐसे ही डांटना चिल्लाना चाहिए। अगर वो मदर से कनेक्टेड है तो उसे ये लगेगा मुझे ऐसे ही सहना है, वो अपने लिए कभी आवाज़ ही रेज नहीं करेगा। उसे चुप रहने की आदत पड़ जाएगी कि मुझे ये सहना ही है, क्योंकि उसके लिए तो वही आइडियल है ना, जिससे वो ज़्यादा कनेक्टेड है, जिससे वो ज़्यादा प्यार करता है। और वो वही ट्रेट लेके अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी जाएगा, और सारी उम्र वही निकालेगा। सो इसके लिए बेस्ट उनको फैमिली फर्स्ट समझाना, फैमिली फर्स्ट, और रूल्स रखने हैं। बच्चों के सामने ना लड़े, बिल्कुल रूल्स रखने हैं। पहले तो आप ये कोशिश करो कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो बच्चों के सामने आप नहीं आर्ग्यूमेंट्स करें। अलग से टाइम रख के, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वीकेंड्स हैं, शाम को रात को कई बार आपको टाइम मिलता है, आपको लगता है कि ये बात मुझे करनी है, तो आप अपने आप को रोको कि ये डिस्कशन मुझे करना है। और पता है क्या है, फैमिली में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ये नहीं है सिर्फ पेरेंटिंग ही है,
आपको कहीं वर्क प्रॉब्लम हो सकती है, घर वालों से कोई प्रॉब्लम है, आपके मैके में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या आपकी हस्बैंड वाइफ की कुछ प्राइवेट लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जो भी बातें आपको करनी है आप अकेले में करें। बच्चों के सामने इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंक। बच्चों पे यही अब जो पेरेंट्स सेपरेट भी हो रहे होते हैं, ठीक है, उस सेपरेशन में भी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है बच्चों के लिए। एंड बच्चों के लिए तो आप सोचो उसकी दुनिया उजड़ रही है, उसके लिए ये प्रोसेस करना कितना मुश्किल है कि मेरे जो केयर टेकर हैं वो अलग अलग जा रहे हैं। रणबीर कपूर का एक मैंने अभी इंटरव्यू सुना था जिसमें वो कहते हैं कि मैंने साइड पे खड़े होकर देखता था, Staircase पे बैठा रहता था और मैं अपने मॉम डैड को लड़ते हुए देखा था, ऋषि कपूर एंड नीतू कपूर को। और आपने देखा वो अपनी मदर से कितना कनेक्टेड। हाँ, एंड मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा एक इतनी हाई प्रोफाइल फैमिली से, ठीक है, एंड वो अभी भी वो ट्रॉमा अपने आप को कैरी कर रहा है कि ही इज सेइंग दिस, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ये तो लास्ट तक चलता है, जो आपके चाइल्डहुड में जो भी हुआ है उसी से आपकी नेचर बन रही है। राइट। सो बच्चों के उसके लिए एंड फादर एंड मदर्स की पेरेंटिंग स्टाइल्स बहुत डिफरेंट होते हैं कई बार, ठीक है, सेम पेज पे कैसे लेकर आएँ, आपने बताया रूल्स बनाए, बट उसके बावजूद भी फादर का क्या रोल रहना चाहिए एक अच्छी पेरेंटिंग में, क्योंकि मदर्स के लिए हम ये सारे पेरेंटिंग की बातें जितने भी करते हैं वो ज़्यादातर मदर्स पे अप्लाई होती हैं, अप्लाई होती हैं, ठीक है। यस। व्हाट शुड बी एप्लीकेबल ऑन फादर देखो फादर का पेरेंटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है मदर से, और जो फादर्स अपने बच्चों को 20-30 मिनट्स रोज़ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, डिसीजन मेकर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं। अब फादर्स कहते हैं हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, हम कहाँ से टाइम लाएं, हम तो इतना काम करते हैं, हम थके हुए आते हैं, हमारे पास बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मेरा उन फादर्स के लिए कुछ सजेशन है कि एक तो आप जब ऑफिस से आते हैं तो तुरंत फ़ोन लेकर ना बैठ जाएं, बच्चे के साथ हंसी मजाक करें, उसे अपने ऑफिस के किस्से सुनाएं, उससे स्कूल की बातें करें। आप अपने ऑफिस की प्रॉब्लम्स बताएंगे, वो बहुत कुछ सीखेगा कि भाई ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई है आज ऑफिस में और वो मैंने ऐसे टैकल करी। या फिर बच्चा भी आपको बताएगा, जब आपसे मोटिवेट होगा तो वो भी कुछ बताएगा कि स्कूल में ऐसे आज हो गया था और मैंने उसे ऐसे कर लिया। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप वीकेंड पे अपने बच्चे के साथ गेम खेलें या कोई घर के काम कर लें, गार्डनिंग कर लें, बेकिंग कर लें, कोई गेम्स, बोर्ड गेम्स खेल लें। अच्छा, या फिर ये कर सकते हैं आपकी मॉर्निंग में जब आप स्कूल में छोड़ कर आएँ बच्चों को, तो रास्ते में आप उससे बातें कर लें कि आजकल कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आजकल रिसेस में क्या करते हो, या कौन सा फ्रेंड है जो आपकी बहुत हेल्प करता है, या कौन सा फ्रेंड आपको पसंद है और क्यों पसंद है, या आप किसकी हेल्प कर रहे हो आजकल। जितने हम कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा कनेक्शन होगा। सिंपल है, बस हम पॉजिटिव कम्युनिकेशन। ये आपने सही बोला, ये नहीं कि आप इंसल्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन ये इंसल्ट में भी आया कि हम मतलब कई पेरेंट्स होते हैं सोचते ही नहीं है, कोई भी खड़ा हुआ सीधा बोल देते हैं बच्चों को, और दैट अफेक्ट्स किड्स सो मच। और सिर्फ ये नहीं है कि छोटे बच्चों को ही बोल देते हैं, बड़ों को भी बोल देते हैं, मैरिड लोगों को भी पेरेंट्स बोल देते हैं कि तुमने अभी तक ये नहीं सीखा, तुमने अभी तक ये नहीं करा। तो ये हमारे यहाँ बहुत नेगेटिव बोला जाता है, और ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, इतनी हैबिट हो चुकी है बच्चों को इंसल्ट करने की कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि हम इंसल्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही कह देते हैं, इसमें क्या बात होगी, क्या इंसल्ट हो गई, कहा ही तो है, इसमें क्या बात तो इसमें हमें तो इंसल्ट नहीं लगी, हमने तो इससे भी ज़्यादा सुनी है अपने मम्मी पापा से। ये भी एक डिफरेंस चलता रहता है, हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस होता है। आई थिंक वी पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि बच्चों को रिस्पेक्ट जब तक हम नहीं देंगे वो भी फ्यूचर में हमें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद अपने आप को रिस्पेक्टफुल नहीं समझेंगे, उनकी खुद की सेल्फ वर्थ भी तो नीचे जाएगी, उनकी सेल्फ वर्थ नीचे जाएगी ना। अगर आप किसी को बॉडी को, जैसे लड़कियों को बहुत ज़्यादा कहा जाता है, तुम काली हो, तुम्हारे दांत ठीक नहीं हैं, तुम्हारी हाइट ऐसी है, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तो उनको कितना बुरा लगता है। बॉडी इमेज को लेकर बहुत इश्यूज हो जाते हैं गर्ल्स में। सो जो हम बोल रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड हमें बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स और सोच समझ के बच्चों के साथ बोलना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए।
थैंक यू मैम। लास्टली आप क्या एक टिप देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए कि वो पॉजिटिव कनेक्टेड पेरेंटिंग फॉलो करें? देखो, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एज ए पेरेंट्स बच्चों से बहुत अच्छा कनेक्शन बनाएं, बॉन्डिंग पर काम करें, क्योंकि और चीज़ें तो बच्चे सीख लेंगे, लेकिन जो एंड तक काम आएगा वो सिर्फ आपका कनेक्शन काम आएगा, और लाइफ लॉन्ग आपके साथ भी चलेगा। जब तक आप लास्ट ब्रेथ लोगे तब तक बच्चा आपसे कनेक्टेड रहे। आप यही चाहते हैं ना, कि वो आपको बात करे, आपसे प्यार करे, आपको रिस्पेक्ट दे, और वो भी आपके इस कनेक्शन की वजह से अपने लाइफ में नेविगेट कर पाएगा, जिसे संस्कार कहते हैं। हम पहले के पेरेंट्स बोलूँगी, अब तो फिर भी काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले के पेरेंट्स बेइज्जती तो करते थे और फिर मोरल वैल्यूज़ देते थे जो हम बच्चे समझ नहीं पाते थे। यस, उन्हें ही संस्कार कहते थे। उन्हें ही वो संस्कार कहते थे। बेइज्जती भी करी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को भी हार्म किया, एंड साइमल्टेनियसली बोला कि हम तो डांट इसलिए रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे संस्कार दे पाएँ और अच्छी वैल्यूज़ दे पाएँ। आई थिंक रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग नहीं थी, विच इज़ नाउ अभी थोड़ी ज़्यादा। और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि अगर पेरेंटिंग सीख लेंगे लोग तो अपने बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे और अच्छे बच्चे भी बन पाएंगे। वो बच्चे जिनको अपनी एक सेल्फ वैल्यू पता चलेगी, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए रह जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स ही उन्हें हार्म कर रहे होते हैं। हम ही बोलते रहते हैं ये नहीं होगा तुमसे, रहने दो, नहीं रहने दो, रहने दो, चाहे बच्चा बोल भी रहा हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर हम ही बोलते हैं अरे रहने दो, रहने दो, नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा। क्योंकि उन्हें खुद की इनसिक्योरिटीज हैं। हाँ, पेरेंट्स में खुद इनसिक्योरिटीज हैं, खुद फियर है कि हमसे तो हुआ नहीं, इससे हाँ, क्या ये होगा। कैसे कर लेगा। पेरेंट्स को अपनी इनसिक्योरिटीज से भी ऊपर उठना चाहिए, तभी वो बच्चों को आगे कर पाएंगे, बोल्डली कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट बना पाएंगे। मान लिया पेरेंट्स खुद कभी स्टेज पर नहीं गए, हाँ, तो वो पहले ही डरे हुए हैं कि तू कैसे जाएगा। राइट, तो वो आप उसे प्रिपेयर तो करो। तो उसको भी वही एनर्जी देंगे ना, उसको वही डराएंगे, वही एनर्जी उसको ही ट्रांसफ़र करेंगे कि मेरे से तो हुआ नहीं, अब तुम कैसे जाओगे। यस, अब विराट कोहली के फादर तो कोई क्रिकेटर नहीं थे ना। हाँ, वो तो क्रिकेटर बने। राइट। और यही मैं कल स्टोरी सुन रही थी कि किसी ने तो सचिन तेंदुलकर को भी बोला था कि तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है, तुम क्रिकेट कैसे खेलोगे। ठीक है, और अगर वही सचिन तेंदुलकर ने उन लोगों की बात सुन ली होती तो आज मेरे को इतना अच्छा प्लेयर ही नहीं मिलता, इतने अच्छे सिंगर नहीं मिलते। अब जाकिर खान का देखो कभी कितना बड़ा काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सो अपने आप पे हम पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और बल्कि जाकिर खान का जो उन्होंने बताया कि उनके फादर ने कहा तुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन ये नहीं बताया कितना बड़ा बनना है। तो अभी मेरा चल रही है जर्नी। राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने बच्चों को ये बोलते ही नहीं है, डरते हैं। हम मिडिल क्लास लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, और पैसा तो बहुत ठीक चीज़ नहीं है। राइट राइट राइट। तो इसलिए हम वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी एफर्मेशंस हम अपने बच्चों को बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ, और इनफैक्ट हम अपने ही फेयर्स बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यस, कि अपनी औकात में ना सीखो, अपने जितने वो है उतना ही करो। Thank you so much, ma'am. It was such an insightful session, and I think parenting is an ongoing journey. Yes. हर कोई सीख रहा है, हर कोई कर रहा है, and आपने बहुत अच्छे insights दिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर गरिमा। Thank you so थैंक much. यू सो मच।